Hello everyone, this is Himanshu. Welcome to my YouTube channel. So students, in this video lecture, we will cover our new chapter of class 12th. This is lecture number 1. So in this lecture, we will cover some topics like introduction of solution and basic concentration terms. तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर सॉल्यूशन. सो सबसे पहले व्हाट इज सॉल्यूशन. तो बच्चों सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स. किन्हीं दो या दो से अधिक तत्वों का समांगी मिश्रण होता है होमोजीनियस सॉल्यूशन. ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? दो या दो से अधिक तत्वों का समांगी मिश्रण. समांगी मिश्रण अर्थात जब दो कंपोनेंट मिल जाएंगे. ठीक है, तो अगर हम सॉल्यूशन को देखें, उसे ऑब्जर्व करें, तो उसका हर एक पार्ट, उसके हर एक पार्ट का जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या होंगी? यूनिफॉर्म होंगी. ठीक है, और कंपोजिशन भी क्या होगा? एक समान होगा. तो हम उसे क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे. बाय होमोजेनियस मिक्सचर वी मीन दैट इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर. पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्मिटी होगी, प्रॉपर्टीज में या फिर कंपोजिशन में. जनरली द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट. और सॉल्यूशन में जिस भी कंपोनेंट की मात्रा अधिक होगी उसे हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे. और सॉल्वेंट ही किसी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करता है. अर्थात सॉल्यूशन किस स्टेट में रहेगा ये डिसाइड करेगा सॉल्वेंट. ठीक है, सपोज दैट हमारे पास, वन सेकेंड, सपोज दैट हमारे पास कोई एक जार है सपोज. ठीक है, और इसमें वाटर भरा है. ठीक है, और इस वाटर में मैं कुछ शुगर के क्रिस्टल डालता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों लार्ज जो अब सॉल्यूशन मिलेगा आपको, शुगर सॉल्यूशन जो मिलेगा उसमें लार्जेस्ट क्वांटिटी किसकी रहेगी? वाटर की है. तो इस बार जो सॉल्यूशन है उसका जो फिजिकल स्टेट है वो क्या रहेगा बच्चों? लिक्विड ही रहेगा. बिकॉज यहाँ पर लिक्विड ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या है. सपोज दैट मेरे पास क्या है? एक जार है और इसमें मैंने चीनी भरी है. ठीक है, और इसके बाद मैं कुछ बूंदे, कुछ ड्रॉप्स वाटर की ऐड कर देता हूँ. तो इस बार बच्चों लार्जेस्ट क्वांटिटी किसकी है? आपके पास शुगर की है. ठीक है, तो यहाँ पर शुगर आपके पास सॉल्वेंट हो जाएगा और ड्रॉप्स, वाटर ड्रॉप्स आपके साथ, वाटर क्या हो जाएगा आपके पास? सॉल्यूट हो जाएगा. ठीक है, जो घुलता है. मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट आर कॉल्ड सॉल्यूट्स. सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के अलावा सब कुछ क्या है? सॉल्यूट होता है. ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम की मदद से. यहाँ पर आपको बताया गया कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में अंतर क्या होता है. जैसे कि आपके पास ये है कप ऑफ टी है. ठीक है, इस कप ऑफ टी को हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे बिकॉज जितने भी इसके अंदर एलिमेंट है लाइक शुगर या फिर आपके पास जो इसमें चाय पत्ती होगी, ठीक है, या फिर पानी या दूध, ये सब के सब क्या है? हर जगह इनकी प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन बराबर होगा. तो इसको हम लोग होमोजीनियस कह रहे हैं. अदरवाइज़ अगर हम एक कॉर्नफ्लेक्स को देख रहे हैं, ठीक है, कॉर्नफ्लेक्स को अगर हमने दूध के साथ मिक्स किया है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पर्टिकुलर जगह पे देखें तो अमाउंट दोनों का क्या होगा? अलग अलग होगा. तो हम इसे क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे. ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बाइनरी सॉल्यूशन. व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन? सो बाइनरी सॉल्यूशंस कंसिस्टिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स. ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जिसके सिर्फ और सिर्फ दो अवयव हों उन्हें हम कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशंस. हियर ईच कंपोनेंट में बी सॉलिड, लिक्विड और इन गैसियस स्टेट. यहाँ पर क्या हो सकता है बाइनरी सॉल्यूशन में? आपके पास जो स्टेट हो सकती है वो लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है और सॉलिड भी हो सकती है. आर समराइज्ड लिस्ट टेबल. तो इनको हमने समराइज करके लिखा है. तो आपके पास बेसिकली तीन प्रकार के सॉल्यूशन होंगे: गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन. ठीक है, गैसियस सॉल्यूशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सॉल्वेंट आपका गैस ही रहने वाला है. ठीक है, लिक्विड में लिक्विड ही रहेगा सॉल्वेंट, और सॉलिड सॉल्यूशन में भी सॉलिड ही सॉल्वेंट रहेगा. तो देखो अगर मैंने गैस में गैस को मिक्स किया है, ठीक है, सॉल्यूट आपके पास क्या है? गैस है. तो इसका एग्जांपल हो जाएगा
मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जैसे कि आप एयर में देखते हो तो एयर में बहुत सी गैसेस का क्या है, मिक्सचर है ना, तो आप क्या कहेंगे, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस आर द एग्जाम्पल ऑफ gaseous solution in which solute is gas and solvent as well, और सॉल्वेंट भी क्या होगा, गैस ही होगा, ठीक है। अगर हम किसी गैस में लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, गैसियस सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज लिक्विड। सो क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ नाइट्रोजन इज द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड गैस सॉल्यूशन। इफ वी मिक्स सॉलिड इनटू गैस, सॉलिड आपके पास सॉल्यूट है और सॉल्वेंट आपका गैस है, तो इसके लिए एग्जांपल हो जाएगा बच्चों कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। अब देखो लिक्विड में भी ऐसे ही करेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्वेंट आपका हमेशा लिक्विड रहने वाला है, और लिक्विड में हम गैस को मिक्स कर सकते हैं, लिक्विड में लिक्विड को मिक्स कर सकते हैं, और लिक्विड में हम सॉलिड को मिक्स कर सकते हैं। तो जब हम लिक्विड में गैस को मिलाते हैं तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। जितने भी आपकी जो एक्वेटिक लाइफ है, ठीक है, समुद्री जो जीव होते हैं वो सांस किस प्रकार से लेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो देखो वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होगी वही क्या होगी उनके लिए, श्वसन क्रिया के लिए, ठीक है। तो गैस लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा आपके पास ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, लिक्विड में लिक्विड है तो एथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। एथेनॉल इज अ एल्कोहल, एल्कोहल को किस में मिक्स करते हैं, वाटर में, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, एक सॉल्यूशन बन जाएगा किस, और इस सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। इफ़ वी ऐड सॉलिड इनटू लिक्विड, तो इससे तो आप परिचित हैं, लिक्विड आपके पास सॉल्वेंट रहे और सॉलिड आप क्या करें उसमें मिलाएं, तो जैसे ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर, या फिर क्या कह सकते हैं, शुगर डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस इन विच सॉल्वेंट इज सॉलिड एंड सॉलिड्स में बी गैस लिक्विड और सॉलिड, ठीक है। तो देखो बच्चों जब हम गैस को सॉलिड में मिक्स करें तो इसका एग्जांपल हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। पैलेडियम बच्चों क्या है, पैलेडियम एक मेटल है, ठीक है, जो हाइड्रोजन को क्या करेगा, अपने ऊपर ले लेगा, ठीक है, सॉल्यूशन। तो इनका सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। गैस सॉलिड का एग्जांपल है। इफ सॉलिड इज सॉल्वेंट एंड लिक्विड इज solute, then the example of this condition is amalgam of mercury with sodium, ठीक है। amalgam of mercury को सोडियम क्या है, सोडियम के साथ मिलाएंगे, सोडियम सॉलिड का काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। और सॉलिड का एग्जांपल अगर कहें तो सॉलिड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, ठीक है। कॉपर और गोल्ड का मिक्सचर, जितनी भी आपकी मिश्र धातुएं बनती हैं उनमें आप लोग सॉलिड का एग्जांपल देखते हैं ना, ठीक है। तो अब देखेंगे बच्चों नेक्स्ट आपके पास एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को हम किस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं, तो इसमें अलग अलग टर्म आती है जिस हिसाब से आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो देखो बच्चों कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कंसेंट्रेशन, ठीक है। किसी सॉल्यूशन के जो कंपोजिशन को बताने वाली क्वांटिटी है वो क्या है आपके पास, कंसंट्रेशन। इसका कंसंट्रेशन क्या है, इसमें कितने अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है, कंसंट्रेशन बताएगा, ठीक है। द लेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली, आप क्वालिटेटिवली भी बता सकते हैं और क्वांटिटेटिवली भी बता सकते हो, ठीक है। क्वांटिटी में आपके पास जैसे कि कितना वॉल्यूम हो गया, कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, ये सब चीज़ें, ठीक है, क्वांटिटी की। और आप क्वालिटी भी बता सकते हो कि क्वालिटी में क्या हो जाएगा बच्चों, क्वालिटी देखो क्वालिटी के हिसाब से अगर हम कंसंट्रेशन को बताएं तो क्वालिटी के हिसाब से आपके पास दो हिसाब से कंसंट्रेशन होता है, एक होता है डाइल्यूट और दूसरा होता है बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। आपने बोला देखा होगा कि आपने H2SO4 लिया, ठीक है, H2SO4 डाइल्यूटेड या फिर H2SO4 कंसंट्रेटेड। तो डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर आपके पास एक फिक्स वॉल्यूम है, ठीक है, फिक्स वॉल्यूम है, और इसमें आपने क्या किया बच्चों, मिक्स किया अलग अलग मात्राओं को किसी सॉल्यूट के, ठीक है। तो जिस सॉल्यूशन में, जिस सॉल्वेंट में ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट होगा तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्वालिटेटिवली वी कैन से दैट द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट
दैट इज रिलेटिवली वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, रिलेटिव जो क्वांटिटी है सॉल्यूट की वो क्या है, कम है, और इट्स कंसनट्रेटेड, दैट इज रिलेटिवली वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की मात्रा अधिक तो कंसनट्रेटेड और सॉल्यूट की मात्रा कम तो हम कहेंगे कि ये है हमारा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। बट इन रियल लाइफ दीज काइंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन कैन ऐड टू लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, ठीक है, लेकिन दैनिक जीवन में ये जो जितने भी ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है ये बहुत क्या करती है, कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, एंड दस द नीड फॉर ए क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉल्यूशन। और क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन को बताने के लिए तो ठीक है, बट आपके पास जो क्वालिटेटिवली है, ठीक है, उसे बताने में असक्षम है, पूरी तरीके से समर्थ नहीं है, ठीक है। तो दस द नीड फॉर ए क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉल्यूशन, अगर हमको क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन अगर किसी सॉल्यूशन का अच्छे से बताना है तो देयर आर सेवरल वेज, तो इसके बहुत से तरीके हैं बाय विच वी कैन डिस्क्राइब द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्वांटिटेटिवली, ठीक है। तो अब हम क्वांटिटेटिवली डिस्क्रिप्शन कंसंट्रेशन टर्म्स को देखेंगे। तो किस प्रकार, देखो बच्चों, सबसे पहला आपके पास जो क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन टर्म है उसका नाम है बच्चों मास परसेंटेज, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। मास परसेंटेज को हम W/W से डिनोट करते हैं, ठीक है, मास परसेंटेज। आप इसको वेट से याद कर सकते हैं, W फॉर वेट, W/W, ठीक है। तो देखो क्या होता है, द मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, मास परसेंटेज किसी कंपोनेंट का किस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है, मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, कितना मास सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उस कंपोनेंट का, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होगा, मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू मास of the component in the solution divided by total mass of the solution multiplied by 100. This is the formula of mass percentage of a component present in a solution, चाहे वो solvent हो या फिर आपका solute हो। देखो बच्चों इसका एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल इफ अ सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब बाय 10% ग्लूकोज इन वाटर, ठीक है, अगर आपको दिया है कि जो 10% ग्लूकोज है वाटर में बाई मास, ठीक है, मतलब ग्लूकोज का 10% सॉल्यूशन है, ठीक है, वाटर में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स दैट 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, यानी कि 10 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 इज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, जिससे आपका क्या बनेगा, टोटल जो सॉल्यूशन होगा वो कितने ग्राम का होगा, 100 ग्राम का हो जाएगा। कैसे, 10 ग्राम ग्लूकोज प्लस 90 ग्राम वाटर, ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, मतलब 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब है कि जो 10 ग्राम ग्लूकोज है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में घुला है, ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम की भूमिका है किसकी, ग्लूकोज की, ठीक है। कंसंट्रेशन डिस्क्राइब्ड बाय मास परसेंटेज, ठीक है, तो कंसंट्रेशन को हमने डिस्क्राइब किया, मास परसेंटेज इज कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन, ठीक है, कॉमनली कहाँ यूज़ किया जाते हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशंस में। फॉर एग्जांपल कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन, जो कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन होता है कंटेन्स 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर, ठीक है, 3.62 मास परसेंटेज होता है किसका, सोडियम हाइपोक्लोराइड का ब्लीचिंग सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये था बच्चों का फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म। नाउ वॉल्यूम परसेंटेज, अब हम बात करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज की, तो सिमिलर है, बस यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, इसको V/V से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होता है वॉल्यूम परसेंटेज, द वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। मतलब वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ किसी कंपोनेंट का क्या होगा कि टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन के टोटल वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम उस कंपोनेंट का प्रेजेंट है मल्टीप्लाइड बाय 100। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट divided by total volume of solution multiplied by 100 is the formula for a volume percentage of a component। अब component कोई भी हो सकता है, solute या solvent, जिसका भी आपको निकालना है। फॉर एग्जाम्पल 10% ethanol is
इन वाटर मीन्स दैट, अगर 10% एथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर मीन्स दैट 10 ml ऑफ एथेनॉल इज डिजॉल्व इन वाटर, जो 10% देखो क्या कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 10% एथेनॉल सॉल्यूशन इज इन वाटर मीन्स दैट 10 ml ऑफ एथेनॉल इज डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, 10 ml घुला है किसमें, वाटर में, सच दैट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 100 ml, ठीक है, 100 ml में 10 ml एथेनॉल घुला है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, 10% V बाई वी सॉल्यूशन है इसका, ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज, 10% क्या है इसका, वॉल्यूम परसेंटेज है एथेनॉल का, ठीक है। सॉल्यूशंस कंटेनिंग लिक्विड्स आर कॉमनली एक्सप्रेस इन दिस यूनिट, ठीक है, ml में ही बताएंगे हम लोग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 35% V बाई वी परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड एंटी फ्रीज इज यूज्ड इन कार्स, ठीक है, कार्स में यूज़ किया जाता है एंटी फ्रीज के रूप में, फॉर कूलिंग द इंजन को ठंडा करने के लिए, ठीक है, जो एंटी फ्रीज लगाया रहता है ना, कौन होता है वो, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकोल को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। एट दिस कंसंट्रेशन द एंटी फ्रीज लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, और इससे क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, कम हो जाता है वाटर का ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू 255.4 केल्विन, और अगर आप सेंटीग्रेड में बदलोगे तो -17.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आई बात समझ में, तो ये आप लोग समझे, ठीक है। तो क्या था, ये फ्रीजिंग पॉइंट था, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर करने के लिए कूलेंट का काम होता है, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल उसमें यूज़ में लेते हैं, V/V परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम देखते हैं बच्चों मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, क्या बोला, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो देखो हमने मास परसेंटेज को W/W से डिनोट किया, वॉल्यूम परसेंटेज को V/V% से किया, तो अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को किससे करेंगे, W/V से करेंगे, W/V परसेंटेज, तो देखो बच्चों W/V परसेंटेज क्या हो जाएगा, अनदर यूनिट विच इज़ कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन, कहाँ पर इस्तेमाल होता है इसका, मेडिसिन में, एंड फार्मेसी इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, कि कितना मास किसी वॉल्यूम में प्रेजेंट है, जैसे कि आप लोग कप सिरप वगैरह लेते हैं या फिर जितनी भी आपके लिक्विड्स होते हैं मेडिसिन्स, ठीक है, तो उसमें बच्चों क्या होता है, आपका जो ड्रग होता है वो मिला होता है, ठीक है, और जो ड्रग मिला होगा तो उसका तो मास होगा ना, बट वॉल्यूम में डिजॉल्व है किसी लिक्विड में ना, तो उसका क्या निकालेंगे हम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। इट इज़ द मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, होता क्या है, कितना मास सॉल्यूट का 100 ml में घुला है वो कौन बताता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बताता है, इट इज़ द मास ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट्स पर मिलियन, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा जाता है, व्हाट इज़ पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, तो बहुत ईजी है, देखो क्या होता है, व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज़, ठीक है, अगर कोई सॉल्यूट है वो ट्रेस क्वांटिटीज़ में बहुत छोटे से छोटे अमाउंट, जितना छोटा अमाउंट हो सकता है उतने छोटे अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन, तो ये आसान होगा उसके कंसंट्रेशन को बताना किसमें, ppm में, पार्ट्स पर मिलियन में, एंड इज डिफाइंड एज ppm होता क्या है, पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, कितने पार्ट मौजूद है उस कंपोनेंट के, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशंस में, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻�6, क्योंकि भाई मिलियन में बता रहे ना हम लोग, क्योंकि जो आपके पास सॉल्यूट है उसकी मात्रा बहुत कम है सॉल्यूशन में, आई बात समझ में, तो क्या होगा पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला, नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁻�6, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एज इन द केस ऑफ परसेंटेज, अगर हम परसेंटेज के केस में बात करें, कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज मास टू मास, इसको पार्ट्स पर मिलियन को हम मास टू मास भी बता सकते हैं, यहाँ पे हम नंबर ऑफ पार्ट्स किसका कर लेंगे, मास का कर लेंगे, वॉल्यूम में बताना तो वॉल्यूम कर लेंगे, ठीक है, और मास बाई वॉल्यूम करना तो ऊपर मास नीचे वॉल्यूम कर लेंगे। अ लीटर ऑफ सी वाटर, ठीक है, विच वेट, उसका वेट कितना है 1030 ग्राम, कंटेन्स अबाउट 6 × 10⁻³ ग्राम ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है, तो इतने वाटर में कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है 10⁻³ ग्राम, सच अ स्मॉल कंसंट्रेशन इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज 5.8 ग्राम पर 106 ग्राम, यानी कि 5.8 ppm हो जाएगा ना, ठीक है बच्चों, सी वाटर,
द कंसंट्रेशन ऑफ pollutants in water or atmosphere is often expressed in terms of माइक्रोग्राम। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम मतलब 10⁻⁻⁶ ग्राम ml पर लीटर। ठीक है, तो इसको हम बताते हैं ppm में बताते हैं। ठीक है, तो ppm आपको अच्छे से समझ में आएगा। पार्ट्स पर मिलियन मल्टीप्लाई में आपको क्या रख देना है 10⁻⁶ रख देनी है। ठीक है, जितना भी उसका परसेंटेज इन्वॉल्व होगा उसमें। ठीक है, अब है नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? सो मोल फ्रैक्शन कॉमनली यूज सिंबल मोल फ्रैक्शन इज काई। ठीक है बच्चों, मोल फ्रैक्शन को हम किससे बताते हैं? काई से बताते हैं, ऐसे। ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम लोग, एक्स को थोड़ा बड़ा करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास काई हो जाएगा। ठीक है, काई एंड सबस्क्रिप्ट यूज्ड फॉर द राइट हैंड साइड एक्स डिनोट्स द कंपोनेंट। और इसके राइट साइड के नीचे में आप जो भी सबस्क्रिप्ट होगा उसको क्या बोलेंगे हम? कंपोनेंट लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन बताना है वाटर का तो मैंने ऐसे किया, काई लिखा और नीचे लिख देंगे वाटर। ठीक है, अगर मुझे सॉल्ट का बताना तो उसके नीचे लिख दिया सॉल्ट। ठीक है, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। टोटल मोल्स कैसे निकालेंगे? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के निकाल देंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के अंतर्गत क्या पढ़ने वाले? बाइनरी सॉल्यूशन। तो उसके कंपोनेंट तो दो ही होते हैं और दो कंपोनेंट में से एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट होगा, बाइनरी मिक्सचर। ठीक है, टर्शरी के लिए क्या होगा? 3 हो जाते हैं, क्वाटरनरी के लिए 4 हो जाएंगे ना, पर हमने बाइनरी ही पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल अ बाइनरी मिक्सचर इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी आर। ठीक है, कोई बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट मिले ए और बी। ए आपका सपोज सॉल्यूट है और बी आपका क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सपोज इनके क्या है, जो नंबर ऑफ मोल्स है वो एक के एन है और दूसरे के नंबर ऑफ मोल्स एन बी है रिस्पेक्टली। द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी, तो अगर मेरे को ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा बच्चों काई ए, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होगा एक कंपोनेंट के लिए किसका? मोल फ्रैक्शन का। फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग आई नंबर ऑफ कंपोनेंट, सपोज एक सॉल्यूशन है जिसमें आई कंपोनेंट प्रेजेंट है, सो वी हैव एक्स आई। कोई आई का हमको क्या बताना है? मोल फ्रैक्शन बताया, तो एक्स आई इज इक्वल टू एन आई डिवाइडेड बाई एन वन एन टू एन जितने भी है इनका सम कर लेंगे। तो इनका सम करने के बाद हमको क्या मिलेगा? एन आई तो ऊपर एन आई रहेगा, नीचे इसका क्या हो जाएगा बच्चों? समेशन हो जाएगा। ये समेशन का साइन है, समेशन ऑफ एन आई। ठीक है, जितने भी कंपोनेंट है। ठीक है, तो इट कैन बी शोन दैट in a given solution sum of all the mole fraction is unity। ये देखा गया है जितना भी क्या होगा मोल फ्रैक्शन होगा, तो मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है बच्चों? जितने भी कंपोनेंट हैं उनका अलग अलग हम लोग क्या निकालें? मोल फ्रैक्शन निकालें और उन्हें जोड़ दें तो हमेशा कितना निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। ठीक है, दो कंपोनेंट का तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर टर्नरी का होता है, टर्शरी का होता है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी काई सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसा होता है। सो मोल फ्रैक्शन यूनिट इज वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन यूनिट बहुत यूजफुल है रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए। ठीक है, से वेपर प्रेशर हो गया with the concentration of the solution and quite useful in describing the calculation involving gas mixture। और गैस मिक्सचर्स के लिए जितने भी आपके पास कैलकुलेशंस होती हैं उसके लिए भी क्या है बच्चों? ये इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम करते हैं कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, जो आपके पेपर के लिए भी क्या है? इम्पॉर्टेंट है। तो देखो बच्चों, सपोज हाँ, तो बच्चों चलिए अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2.1 फ्रॉम द बुक ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का ही एग्जाम्पल है। तो देखो बच्चों क्या, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल का आपको मोल फ्रैक्शन बताना है। इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला होता है C2H6O2। ठीक है, C2H6O2 इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2। ठीक है, जिसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल का जो सॉल्यूशन है 20% कंटेन करता है मास। ठीक है, 20%। ठीक है, कैलकुलेशन, क्वेश्चन को दोबारा से समझो। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ
एथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास, ठीक है, ये मास परसेंटेज उसका दे रखा है और मास परसेंटेज से आपको क्या बताना है, मोल फ्रैक्शन बताना है, ठीक है। सो इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करेंगे बच्चों, तो देखो सॉल्यूशन किस प्रकार से आएगा, एज्यूम दैट वी हैव 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आप एज्यूम करो कि आपके पास जो सॉल्यूशन है उसका जो मास है वो कितना है, 100 ग्राम है। वन कैन स्टार्ट विथ एनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बिकॉज द रिजल्ट ऑप्टेन विल बी द सेम, क्योंकि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिजल्ट तो सेम आएगा ना, 100 ग्राम के लिए जो होगा परसेंटेज वही तो कितना भी अमाउंट हो उसके लिए होगा। सॉल्यूशन विल कंटेन 20 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। जब भाई 20 ग्राम, देखो जब 20% सॉल्यूशन है तो 100 का 20% क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 ग्राम आपके पास इथाइलिन ग्लाइकॉल है, ठीक है। तो बचा कितना, 80, तो 80 कितना हो जाएगा, वाटर सॉल्यूशन है ना, तो वाटर आपके पास 80 ग्राम वाटर हो गया, ठीक है। सो मोलर मास ऑफ C2H6O2, हमने मोलर मास क्यों निकाला, क्योंकि बच्चों मोल्स निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, क्या होगा बच्चों, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, ये फॉर्मूला होता है। तो पहले हम मोलर मास निकालते हैं, मोलर मास ऑफ C2H6O2। तो देखो आप जानते हैं एटॉमिक नंबर कितना, 6, कार्बन का तो 6 टू जा 12, 12 आपके पास इसका क्या हो गया, एटॉमिक मास हो गया, प्लस इंटू 2 भी होगा ना, क्योंकि दो एटम प्रेजेंट है C2 के, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का 1, 1 इंटू 6, 6 इंटू 2 ऑक्सीजन का, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट किया, कितना आया, 62 ग्राम पर मोल, ये क्या है, इसका मोलर मास है। मोल्स ऑफ C2H6O2, अगर मुझको इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं इथाइलिन ग्लाइकोल के, तो गिवन मास मुझे दे रखा 20 ग्राम, 20 ग्राम गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास अभी निकाला 62, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 0.322, क्या मिल गया मुझको, मोल्स मिल गए, ठीक है। तो अब देखो इसके मोल निकाल लिए हमने, अब मोल ऑफ वाटर निकालते हैं, ठीक है, मोल ऑफ वाटर। तो मोल ऑफ वाटर में गिवन मास 80 ग्राम और वाटर का जो क्या होता है, मोलर मास होता है, मोलर मास कैसे निकालेंगे, H2O हाइड्रोजन 2 इंटू 1 प्लस 16, कितना हो गया बच्चों, 2 1 2 16, कितना 18, 18 ग्राम इसका नंबर ऑफ मोल्स हो गया। सो बच्चों आप इसको डिवाइड करोगे 80/18 करोगे तो 4.444 आपके पास आएगा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो मोल्स इतने मोल प्रेजेंट है इसके, ठीक है। सो अब हम निकालेंगे मास, 1 सेकेंड। सो अब हम निकालेंगे इसका मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इज एक्स काई ग्लाइकॉल इज इक्वल टू मोल्स ऑफ C2H6O2 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ C2H6O2 प्लस मोल्स ऑफ H2O। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लाइकॉल को हमने सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स हम पहले ही निकाल चुके हैं, 0.322 मोल C2H5 का, और इन दोनों का हम लोग नीचे जोड़ लेंगे, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 0.68 इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों सिमिलरली अगर हमको, ये तो ग्लाइकॉल का निकालना है, अगर वाटर का निकालना होगा तो वाटर का हम लोग कैसे निकालेंगे, वाटर का नंबर ऑफ मोल ऊपर रख देंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा, ठीक है। इसका दूसरा तरीका क्या है, देखो आप लोग जानते हैं जितना भी क्या हो सॉल्यूशन हो, ठीक है, सॉल्यूशन के जितने भी कंपोनेंट है उनके अगर हम मोल फ्रैक्शन को जोड़ देते हैं तो रिजल्ट हमेशा 1 के बराबर आता है फॉर बाइनरी मिक्सचर्स, ठीक है। तो अब देखो बच्चों क्या होगा, जब हम एक का क्या जानते हैं, मोल फ्रैक्शन जानते हैं, तो दूसरे का हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं ना। सपोज XA हमने निकाल दिया तो XB का कैसे निकालेंगे हम, प्लस XB इज इक्वल टू 1, सो काई B इज इक्वल टू 1 माइनस XA हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसका दूसरा मेथड, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज 1 माइनस 0.68, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 0.932, 0.932। तो ये इसका एग्जाम्पल था, ठीक है। अब हम बच्चों नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म देखते हैं, मोलैरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलैरिटी, व्हाट इज मोलैरिटी, मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या बोला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर, 1 लीटर में उपस्थित सॉल्यूट के मोल्स को ही हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं, और क्यूबिक डेसीमीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या बोला, मोल्स
ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में हम लोग बता देंगे इसके, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल 0.25 मोल लीटर, ठीक है, क्या होगा मोल पर लीटर क्या होगा, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ NaOH मीन्स दैट 0.25 मोल ऑफ NaOH हैज़ बीन डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर। 0.25 मोल ऑफ NaOH का मतलब ये होगा कि जो 0.25 मोल्स किसमें कितने में घुले होंगे, NaOH के 1 लीटर में घुले होंगे, 1 लीटर में उपस्थित होंगे 0.25 मोल्स ऑफ NaOH, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास, अब आपको इसका एक एग्जांपल कराता हूँ मैं, ठीक है। तो एग्जांपल ऑफ मोलैरिटी के लिए क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन के ऊपर, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml। क्या बताना हमको, मोलैरिटी बताना है, सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH है उसमें और कितने में डिजॉल्व है, 450 ml में डिजॉल्व है। तो मोल्स ऑफ NaOH निकालने के लिए हमको पता है मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो मोल्स ऑफ NaOH कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ NaOH गिवन मास बच्चों हमको 5 ग्राम दे रखा है गिवन मास, डिवाइडेड बाय टोटल मास, मोलर मास। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन तीनों को आपको ये 13 प्लस 16 प्लस 1, 13 और 1 14 और 14 और 6 14 और 16 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 60 हो जाएगा बच्चों, 40 हो जाएगा सॉरी। ये देखो ना NaOH सोडियम का 13 प्लस 16 प्लस 1, ठीक है, 40 इज द आंसर, ठीक है। तो 5 ग्राम अपॉन 40 कितने मोल्स आए इसके, 0.125 मोल ऑफ NaOH। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, अब देखो ml में दे रखा हमको, ml को हमने लीटर में बदलना है, तो लीटर में बदलने के लिए हम लोग इसको क्या कर लेंगे बच्चों, 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड करा। अब देखो इसको कहाँ रख देंगे, फॉर्मूले में रख देंगे। तो फॉर्मूला क्या कहता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। तो NaOH के मोल्स कितने, 0.125 लिख दिया, डिवाइडेड बाय आपके पास सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, सॉल्वेंट का आपको लीटर में बताना। तो 440 ये आपने लीटर में निकाला, तो 450 डिवाइड बाई 1000 ऊपर गया तो मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा आंसर 0.278 मोल, ठीक है। तो आपने क्या बता दिया, मोलैरिटी बता दी, ठीक है, क्या बता दी, मोलैरिटी बता दी ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और आप इसको डेसीमीटर में भी बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये था मोलैरिटी का एग्जाम्पल। नाउ लास्ट कंसंट्रेशन टर्म विच इज़ कॉल्ड मोलैलिटी। तो व्हाट इज़ मोलैलिटी, ठीक है, वो देखो मोलैरिटी था और ये मोलैलिटी है, ठीक है। फ़र्क क्या है इसमें, उसे कैपिटल M से दर्शाते हैं, इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं, ठीक है। और अब देखो ये होता क्या है, तो मोलैलिटी इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। अभी तक सब कुछ सेम है, वहाँ पर भी आप सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे थे, वहाँ पर आप पर लीटर की बात कर रहे थे, यहाँ पे आपका पर किलोग्राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, पर किलोग्राम, ठीक है, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर किलोग्राम, पर किलोग्राम में कितने मोल्स प्रेजेंट है किसी सॉल्यूट के, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं ऑफ द सॉल्वेंट, एंड इज एक्सप्रेस्ड एज मोलैरिटी स्मॉल m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। वहाँ पे आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आता था, यहाँ पर आप इन लीटर, यहाँ पे क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg आएगा, ठीक है। तो मोलैलिटी इस प्रकार से बताते हैं। फॉर एग्जांपल 1.00 मोल पर kg, यानी 1 मोल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ऑफ KCl मीन्स दैट 1 मोल ऑफ KCl इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg वाटर, 1 kg वाटर में घोल रखा है आपका क्या, पोटेशियम क्लोराइड KCl। ईच मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द सॉल्यूशन हैज़ इट्स ओन मेरिट्स, ठीक है। जितने भी आपने कंसंट्रेशन पढ़े उन वो अपनी अपनी मेरिट के ऊपर काम करते हैं एंड डी मेरिट्स पर, ठीक है। जैसे मास परसेंटेज, ppm हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, एंड मोलैलिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये सब के सब जितने भी हैं ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, क्योंकि इसमें कहीं पर आपको
वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा ना, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे आप लोग, ठीक है। वेयर्स मोलैरिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मोलैरिटी क्या है बच्चों, टेम्परेचर का क्या है, फंक्शन है। दिस इज बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, क्योंकि वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर पे एंड द मास डज नॉट, मास नहीं करता, ठीक है। मास का टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, जबकि वॉल्यूम का है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बट जाने से पहले आप लोग के लिए एक मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। ये आप लोग क्या करेंगे, होमवर्क में करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.6 ग्राम ऑफ एथेनॉइक एसिड की आपको मोलैलिटी बतानी है जो कि उपस्थित है 75 ग्राम बेंजीन में, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।